नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, विज्ञान जिंदगी की छोटी से छोटी सी चीज़ से लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ में भी, यानी कि रॉकेट साइंस में भी साइंस का कमाल है जनाब। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज है नेशनल साइंस डे। सीवी रमन जनाब, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद कहीं पर भी नहीं जाना जाता था, और उसी की याद में, उन्हीं जनाब की याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और आज जनाब हम वहाँ पहुँचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जानने के लिए कि आखिर जो रमन जी हैं उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों के बारे में जानने पहुँचे हैं, साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में, और नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार निभाती है वो जानने। रमन जी के बारे में जानेंगे, कुछ नौजवानों से बात करेंगे जो साइंस से जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी की खुश लम्हे और कुछ परेशानियों के बारे में जानेंगे। लेकिन आज आपके लिए ये दिन खास है क्योंकि आज नेशनल साइंस डे है। तो चलिए जनाब, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, कुछ नौजवानों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका सिंह हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उनसे जानेंगे, उनसे सीवी रमन जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक महान शख्सियत के बारे में साइंस से जुड़ा इंसान बेहतर तरीके से आपको बता सकता है। मैम, आपका स्वागत है आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा मैम, हम साइंस 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 बात तो करते हैं और वो ज़िंदगी के छोटे से छोटे पहलू से भी जुड़ा है, लेकिन आपके मायने में, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप साइंस को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू में साइंस ही छुपी है। हर जगह हमारे आसपास आप देखेंगे साइंस है। हर चीज़ में जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं घरों में अपने सहूलियत के लिए, लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, गाड़ियाँ इधर उधर आने जाने के लिए, सब में एक टेक्नोलॉजी है जो साइंटिफिक है। तो साइंस तो साइंस के बिना रहना तो पॉसिबल नहीं है आजकल की दुनिया में। तो साइंस बहुत ज़रूरी है, यस। एंड जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ और मेरा खुद का जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना। ऐसे पोरस मटेरियल्स में डिज़ाइन करती हूँ जिसमें हम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकें, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है हवा में, वो कम की जा सके। तो हमारे इंस्टीट्यूट में सभी जो साइंटिस्ट हैं, सबका ही एरिया जो है वो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये आई थिंक इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है सिर्फ नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने के लिए। हमारे जो ज़िंदगी में अगर साइंस की फील्ड को लेकर बात करें तो सीवी रमन एक ऐसे इंसान थे जिनको सबसे पहले साइंस की फील्ड का सबसे उच्च पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्या लगता है उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। थोड़ा सा पहलू उनकी एक पर्सनल नॉर्मल ज़िंदगी का मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके के इंसान थे, जितना आप उनके बारे में पढ़ पाएँ, जितना आप उनके बारे में जान पाएँ। देखिए, मैं बहुत ही छोटी शख्सियत हूँ उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। तो जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है मैं उसके बारे में बताती हूँ। वो उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में। फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहीं छोटे से शहर में की है। उस शहर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट देन उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ साइंस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। वहाँ पे उन्हें फ़िज़िक्स में गोल्ड मेडल मिला था, तो उन्होंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब मिल गया था। कुछ सालों तक उन्होंने जॉब किया। फिर उनका रुझान फ़िज़िक्स की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से 1917 में। फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एज प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, और साथ साथ वो अपना रिसर्च कर रहे थे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कैलकटा में भी। तो आज के दिन 28 फरवरी 1928 को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लाइट स्कैटरिंग पे, जिसको आज हम रमन इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। आज के दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस ISCS कोलकाता में। तो जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया 1930 में, जो इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़ था साइंस में। फ़िज़िक्स कैटेगरी में उन्हें ये अवार्ड मिला था। तो उसके बाद आई थिंक उन्होंने वहीं पे अपना ISCS में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में अपना रिसर्च जारी रखा। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि उनका वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एग्जैक्टली क्या था, कि बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर आप वो समझा पाएँ तो।
देखिए छोटे से अगर उसमें मैं समझाऊं तो किसी भी चीज़ पे जब लाइट गिरती है तो वो लाइट डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर हो जाती है, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये उन्होंने खोज की थी इसकी, और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो आप अगर ISCS कभी जाना हुआ आपका तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अभी भी रखा हुआ है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट खोज है कि आजकल हर जगह किसी भी चीज़ को आप जांचने के लिए, एनालाइज करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास भी, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी है, हमारे पास भी बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे, जो हम अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। कुछ जो सिचुएशन आज हम इंडिया में खड़े हैं, इंडिया में हम बहुत सी चीज़ों को लेकर बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी हमें ज़रूरत है कि आज नौजवानों को साइंस के लिए इतना मोटिवेट करना पड़ता है हमें कि आप साइंस फील्ड को समझिए, उसकी तरफ रुझान कीजिए, और ज़्यादातर नौजवान आज बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं? बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं, आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती पॉलिटिकली और इस सब चीज़ों के बारे में। बट हाँ, ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, साइंस एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हम एज अ साइंटिस्ट और बाकी इंस्टीट्यूट्स में लाइक IITs, आइजर्स, एज अ प्रोफेसर्स, हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी जो फ्यूचर रिसर्च है, जो हायर रिसर्च है जो बोलते हैं हम मास्टर्स के बाद, वो यहीं पे कंटिन्यू करें, ताकि इंडिया के लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। क्योंकि सिर्फ बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना ही एक मोटिव नहीं होना चाहिए अच्छी साइंस करने का। आई थिंक कॉमन लोगों के लिए साइंस करना ज़रूरी है। इस बार का नेशनल साइंस डे का थीम भी यही है, साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस। सो इसके तहत भी हमने, जैसे कल डॉक्टर आशीष और उनकी टीम गई थी भटिंडा के स्कूल में, वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को साइंस के लिए मोटिवेट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी डेमॉन्स्ट्रेट किए और एक साइंस क्विज़ भी ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस बार हमने ऐसे सेलिब्रेट किया है साइंस डे। साइंस की अगर हम फील्ड की बात करें तो फ्यूचर को लेकर अगर हम बात करें उसी में, क्योंकि हर इंसान किसी भी फील्ड में अगर जा रहा है तो वो एक फ्यूचर देख के जा रहा है, एक प्लेसमेंट देख के जा रहा है कि उसका रोजगार भी चल जाए। तो कितना इसमें एक सक्षम है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने आप को एक स्टेबल करने का? नहीं, साइंस में फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया में भी। मैं ये नहीं बोलूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंडिया से की है और मैं बाहर नहीं गई हूँ, इवन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए भी, और मैं यहीं पे मुझे जॉब में मिल गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी इंडिया में। और इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। IITs है, आइजर्स है, INST है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। IISc बैंगलोर है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। जैसे हमारी फील्ड में है, आप PhD आप कर लेते हैं मास्टर्स के बाद, तो आप एकेडमिक करियर में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारी हैं, आपको चुनना है और अपने आप को उस फील्ड के लिए सक्षम और एक प्रतिभाशाली शख्स बना के आपको निकालना है, तो आप ज़रूर कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो रमन जी की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, और मोनिका जी हमारे साथ रहेंगी, कुछ और नौजवान, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे जो उन चीज़ों के बारे में आपको बखूबी बताएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लीजिए जनाब, जिसका वादा किया था, हम आपको ले आए एक लैबोरेटरी में, एडवांस इंस्ट्रूमेंट लैबोरेटरी, और आपको ये समझाएंगे कि आखिर जो CV रमन को नोबेल प्राइज जिस चीज़ के लिए मिला, आखिर वो चीज़ क्या थी। कुछ नौजवान मेरे साथ हैं। आइए मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीषा जी। मनीषा जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, किस तरीके से स्टडी कर रही हैं, वो सब चीज़ें जानना चाहूँगा। मैं यहाँ पे PhD कर रही हूँ। बेसिकली हम नैनो टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम करते हैं। तो फील्ड्स बहुत सारे हैं, एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि रमन इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है और ये मशीन किस तरीके से काम करती है। सर, रमन इफेक्ट, जब भी हमारी लाइट किसी भी सैंपल पे फोकस करते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करती है, तो स्कैटरिंग होता है लाइट का, मीन्स लाइट हमारी बिखर जाती है। तो उसमें जो चेंजेज आते हैं हमारी लाइट में, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी किस वेवलेंथ में क्या चेंजेज आ रहा है। तो क्या लगता है कि उस टाइम इस चीज़ को कैसे किया गया होगा? आज आपके पास मशीन है, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे सर ने बताया कि उन्होंने एज ए लाइट सोर्स सन यूज करा था,
तो सन की लाइट यूज़ करी थी, बिकॉज उसमें सारी हमारे पास लाइट्स, सारी कलर्स की लाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ एज ए लाइट सोर्स लेजर यूज़ करते हैं जो और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पे मतलब एक ही कलर की लाइट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे भी हमारी लाइट पास करती है, सैंपल पे फोकस करती है, मतलब तो वो डिस्पर्स होती है। तो यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, लेंस लगे हुए होते हैं यहाँ पे सिस्टम में कि पूरी की पूरी लाइट गैदर होती है। उसके बाद में कुछ फिल्टर होते हैं, कुछ लाइट को हम जो इधर उधर बिखर जाती है, मतलब जहाँ से भी हम कट करना चाहते हैं, तो और जो बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर से होके डिटेक्टर पे जाती है। बिल्कुल, ये डिटेक्टर पे जाती है और ये शायद पूरा एक प्रोसीजर है जिस तरीके से हम काम करते हैं। उन्होंने सबसे डिफिकल्ट जो प्रोसीजर था उन्होंने अपनी आईज से उनको डिटेक्ट करा था कि जो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होती है, बट आजकल ये बहुत आसान है टेक्नोलॉजी से कि डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, तो हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं उस चीज़ को। अनिल, अब ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि उस टाइम में 1928 में यही काम करना, जिसे आज हम शायद बहुत आसान समझते हैं इन एडवांस्ड मशीन की बदौलत, कितना टफ रहा होगा? अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी टफ, बिकॉज उस टाइम पे हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ा। और उस टाइम ये भी होता था कि कोई भी एक सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअली मेन उन्होंने साइंस करते थे दिमाग से, नॉट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो मैन एक साइंटिस्ट का मोटिव होना चाहिए। तो अगर आज भी आप कोलकाता में जैसे ICS इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाएँ तो आप वो स्पेक्ट्रोमीटर देख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट ए वुडन बॉक्स। सो जहाँ पे उन्होंने सनलाइट को यूज़ किया था एज ए लाइट सोर्स, देन उन्होंने अपने आँखों को यूज़ किया था एज ए डिटेक्टर। जो डिटेक्टर और लाइट सोर्स आज के दिन में काफ़ी महंगा होता है, बट दैट टाइम इट वॉज रियली वेरी टफ। लेकिन आज के टाइम में अगर हम साइंस की बात करें तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से नौजवान साइंस को बहुत टफ समझने लग गए हैं? साइंस इज़ नॉट ए टफ। इफ़ यू आर एंजॉइंग द साइंस देन इट इज़ नॉट ए टफ, इट इज़ विल बी वेरी इजी, बट यू शुड एंजॉय whatever you are doing, you should enjoy. Okay, आपके लिए साइंस क्या है यही जान लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सबको एंजॉय करना चाहिए, आपके मायने में क्या है? साइंस एक तरह से आप बोल सकते हैं एक फन है, जिसके तरह से एक्चुअली साइंस के थ्रू आप कुछ नया करने का मौका मिलता है, लोगों के लिए करने का मौका मिलता है, और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। ये है साइंस। क्या बात है, ये सर के लिए साइंस है। आपने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली रमन थ्योरी है क्या, किस तरीके से काम ये मशीन करती है और किस तरीके से उस समय इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको किया गया होगा। आपके लिए साइंस क्या है ये जानना चाहूँगा। सर साइंस मतलब साइंस में हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम जो चाहे सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर हम सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक हम इंडस्ट्रियल उसमें करना चाहें, या हम लाइक अपने सोल्जर्स के लिए कुछ करना चाहें, या फिर कुछ भी कर सकते हैं सर सोच के हम। सोल्जर्स के लिए बहुत ही एक सही चीज़, आज पूरे देश इसी चीज़ को लेकर बात कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे डिफेंस को लेकर, हमारी जो फोर्स है उसको और मजबूती लाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? इस मामले में नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। जैसे आर्म गार्ड जो होता है, जैकेट, सो इट वाज वेरी हेवी, अगर उसको मेटल से बनता है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे वेरी नैनो मटेरियल्स लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन, दे आर वेरी लाइट वेट but they are very strong. Mechanically the strongest material is graphene. So if we can make a jacket or arm guard with the help of graphene or carbon nanotube, then it will be very easy for them like to carry on, because they have to run for a longer time, long distance. So if it is lighter, then it will be very easy for them. तो हम अभी तक, अगर आप जैसे कि बता रहे हैं कि इतना इजी है और इतना यूज़फुल है, तो हम अभी तक इसको क्यों नहीं बना पाए हैं? क्या लगता है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स बीच में आती है? Actually it is from laboratory respect it is very easy to make, but to make it in large scale it takes time. जिस तरीके से जिस टाइम रमन जी ने वो इन्वेंशन किया वो क्या था, और आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर उसको एक तरीके से कंपेयर किया जाए तो कितना हम आगे निकल चुके हैं, कितना हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मशीन को अगर हम रिलेट करें रमन जी से, तो किस तरीके से ये सिमिलर है?
एक्चुअली द इफेक्ट वाज सिमिलरली ऑब्जर्व्ड हियर, बट द थिंग इज उस टाइम उन्होंने जो सनलाइट को यूज़ किया था एज ए लाइट सोर्स, उसके बदले हम 2019 में यूज़ करते हैं लेज़र सोर्स, जो कि काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी इंटेंस है, सो इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट। और वहाँ पे जो उन्होंने जैसे आपने आँखों को यूज़ किया था एज ए डिटेक्टर, वहाँ पे हम स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं जहाँ से ग्रेटिंग होता है, हाई लेंस होता है, हाई पावर, सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर नाउ, बट एट द टाइम इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर हम ये इस चीज़ को लेकर बात करें कि उस समय ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, तो यानी कि आज भी जब आप इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जब आप अपनी फील्ड में कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा निकल कर आए जिसको आप अपने नाम से पेटेंट करवा सकें, साइड बाय साइड कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे नॉर्मल आजकल जो बायोमोलिकुल्स डिटेक्शन, जैसे बहुत सारा डिजीज़ है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम रमन को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे रमन को छोड़ के भी रमन का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज़ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आयर जो मतलब नाइट विजन कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, जिसको से डिफेंस में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बिल्कुल जनाब। साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं, अगर हम उन सभी को लेकर बात करें तो डिफेंस में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। हमारी ज़िंदगी के छोटे से कामों को लेकर एक सेना के जवान को मजबूती देने तक ये साइंस, ये नैनो टेक्नोलॉजी ये काम कर सकती है। तो चलिए जनाब, कुछ और नौजवानों से बात करते हैं, कुछ और साइंस से जुड़े हुए छात्रों से, स्टूडेंट से बात करते हैं। ये जानते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में इस साइंस ने क्या बदलाव लाया, क्या मुसीबतें वो अभी भी झेल रहे हैं और किस तरीके से साइंस के लिए और नौजवानों को वो मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनाब। आज साइंस डे है, नेशनल साइंस डे है। भारत आज कहा जाए प्रगति के स्तर पर ऊपर उठ रहा है और उसमें साइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। साइंस की बहुत सारी फील्ड हैं और बहुत मज़े से अगर ये काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टेंशन लेके काम किया जाए कोई भी तो कहीं ना कहीं उसमें इंसान पीछे ही रह जाता है। लेकिन ये जो नौजवान हैं आपके सामने जनाब, ये बेहतरीन तरीके से साइंस की फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? देवयानी राठौर। देवयानी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? चंडीगढ़। अच्छा, शौक था साइंस में आना या फिर मम्मी डैड ने बोला कि नहीं बेटा साइंस फील्ड, हर कोई डॉक्टर बन रहा है, तुम भी डॉक्टर बनो, ऐसा कुछ? शायद ये बचपन से ही मम्मा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो वही दिमाग में रहा कि हाँ डॉक्टर बनना है, इसलिए फिर उसी फील्ड के लिए काम किया, उसी के लिए +2 +1 वही चूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो MBBS नहीं हुआ, यहाँ BSc MSc किया। पर अब लगता है कि शायद मैं MBBS नहीं करती, तो अगर करती तो शायद वो ठीक नहीं होता, क्योंकि जैसे खुद को पता होता है ना कि आपका अब जाके पता चल रहा है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ जो नया आया है उसके बारे में पता करूँ। साइंस हर वे में चेंज करता है, हर चीज़ में देख लो आपके साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। अगर हम नेचुरल रेमेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। और कुछ भी लाइक हमें खाना भी खाना है, उसमें भी साइंटिफिक फैक्ट आ जाता है। मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, कैसे होता है, क्यों होता है, अगर ना हो तो आगे क्या होगा। सो साइंस इज़ एवरीवेयर। पहले मुझे यही था कि मेरे बड़े भाई ने MBBS किया था, मुझे भी MBBS करना है, बट मेरी ये अब PhD रिसर्च फील्ड उससे बेटर है, क्योंकि उनका ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। ये PhD वाली लाइन फिर भी MBBS वाले हेक्टिक से सही है। तो आप एक नॉर्मल इंसान को किस तरीके से साइंस की इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं? ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, किस टाइम कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। क्या कुछ ऐसा कभी उस और आप जा पाए हैं कि कुछ इन्वेंट करते करते रह गए हो या कुछ इन्वेंट किया हो या ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ टाइम और ये चीज़ इन्वेंट कर दूंगी मैं, कुछ ऐसा हो जाएगा? सर बेसिकली मैंने MSc के प्रोजेक्ट जो किया था अपना, वो प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन्स पर किया था। तो उसमें अभी पेपर भी एक पब्लिश है। उसमें एक ड्रग है बेसिकली कोलेस्टायरामिन, विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर इनहिबिशन ऑफ बाइल एसिड एंड किडनी स्टोन्स। अगर एक नॉर्मल लेवल पे पूछा जाए कि किडनी स्टोन्स क्या हैं, किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। एंड उसमें मैंने पेपर में जो काम किया था उसमें रैट्स पे हमने काम किया था, तो वो उस पर तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन जो रैट्स की फिजियोलॉजी होती है और ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन उसमें अभी ये है कि रैट्स के बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो मतलब अभी जो है 50% आपको सक्सेस तो मिल गया एक तरीके से कहा जाता है, तो कैसा प्राउड फील हो रहा था? सर उसमें प्राउड फील हुआ, तभी इसीलिए मैंने PhD ज्वाइन की है।
हम जो साइंस के बच्चे हैं उनका एक दो एम्स होते हैं लाइफ में। एक तो पेपर छपवाना, रिव्यू आर्टिकल छपवाना, रिसर्च पेपर छपवाना, क्योंकि ये हमारे वर्क में काउंट होता है। बेसिकली जो रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं वो बने साइंस में क्यों है कि लोगों की भलाई के लिए, हम क्या इन्वेंशन कर रहे हैं उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे हम अपने रिसर्च फैक्टर को मोल्ड करके लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इट स्टिल पेन्स कि जब हम कोई भी इंटरनेशनल साइट पे जाते हैं, कोई भी साई हब ले लो, कोई भी नेचर ले लो, पबमेड ले लो, NJEM ले लो, उस पर 90% ऑफ पेपर्स होते हैं वो सब फॉरेनर्स के होते हैं। इंडियंस आर वेरी फ्यू। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। ऑन दिस साइंस डे मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, जो भी साइंस मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, प्लीज़ प्रमोट साइंस। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, नाइपर हो गया, इमटेक हो गया, बट बेसिक लेवल से शुरू करो कि हर एक जो छोटे से छोटे लेवल पे भी साइंस का काम कर रहा है उसको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको लगे कि हाँ अगर मैं साइंस में कुछ करूँगा तो मेरे पास फ्यूचर होगा। वी शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, वी शुड हैव दैट सिक्योरिटी कि हाँ हम अगर आज हम इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपने डेडिकेट कर रहे हैं 10 साल साइंस में, तो हमें उसके बाद कुछ आउटपुट मिलेगा इंडिया में। मे बी यही पॉइंट हो सकता है कि पेटेंट्स जो होते हैं, जो बाहर के लोग ले जाते हैं हमारी कंट्री में आके, जो हम खुद नहीं इन्वेंशंस कर पाते, शायद अगर वो हमारे पास हों आज, उस सब चीज़ों के पेटेंट्स, बी इट एनी टेक्निक, बी इट एनी फार्मूला, बी इट एनी मेडिसिन, तो शायद हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सकती है। दिस विल करक्यूमिन का हल्दी का पेटेंट अमेरिका लेके गया, जबकि इंडिया में कब से यूज़ हो रहा है। तो इट वाज वेरी शेमफुल फॉर आवर कंट्री कि पेटेंट इंडिया का बन रहा था, ले अमेरिका वाले रहे। वाई? जब हम पढ़ते हैं ना रिसर्च में नाम, यार ये बराड और तुर्की रिसर्च, वी फील प्राउड। क्यों हमारे इंडियन रिसर्चर फॉरेन में जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं है? हर कोई लगा हो रहा है GRE की कोचिंग लेनी है, बाहर जाना है, वहाँ जाके हमने करनी प्रैक्टिस। दैट इज़ रियली बैड। मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, तो साइंस में डॉक्टर और डेंटिस्ट के बिना भी और भी बहुत चीज़ें हैं। मैं रिसर्च फील्ड में आई हूँ डेंटिस्ट्री छोड़ के, सो कुछ था तो देख के आई हूँ, बट यहाँ पे भी यही लग रहा है कि लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम। फील्ड जानना चाहूँगा कि साइंस की कौन सी फील्ड में आप लोग अभी पढ़ाई कर रही हैं या काम कर रही हैं? अभी हम मास्टर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कर रहे हैं, सेकेंड ईयर। ओके, सेम फील्ड है। ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बहुत बेहतरीन चीज़ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, डिज़ास्टर्स आने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो मेन रीज़न क्या लगता है आपको, क्यों डिज़ास्टर्स आते हैं? डिज़ास्टर्स वैसे तो इनके हर तरह के डिज़ास्टर्स के अलग अलग कॉजेज़ हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जितने भी आजकल हो रहे हैं, एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह हुआ है अभी, और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ हो रहा है, एंड ऊपर से पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो वो इफ़ेक्ट है डिज़ास्टर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर डिज़ास्टर कोई छोटा सा भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट ही इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोग उसमें मतलब कि इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड ये मोस्टली इफ़ेक्ट जो है वो डिज़ास्टर का पॉपुलेशन एंड जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है वो है, एंड मेन कॉज इसका इसी वजह से ही है। पूरा एक साइकिल चल रहा है जैसे, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी पॉपुलेशन की वजह से ही हो रहा है। अगर इसी में परस्यू करती तो मुझे ये है कि अगर मैं बेटर प्लान्स बना सकूँ इनके लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे फायर से रिलेटेड या फ्लड से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन, जैसे अभी हमारा जो काम हो रहा है वो भी हो रहा है। जैसे हम प्लान्स बनाए, हमने हिप्पा में इंटर्नशिप की थी, तो हमें प्लान कैसे बनाना है वो सिखाया गया था। तो उससे हम शायद लोगों को काफ़ी अवेयर कर सके कि हम मतलब पैम्पलेट्स बना सके, जिसमें मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, और जो भी हम कर सकते हैं अपने लेवल पे वो कर सकते हैं। एक तो कॉम्पिटिशन्स बहुत है साइंस फील्ड में, जैसे कि आप देख ले IIT के लिए सब ज़्यादा जाते हैं, फिर उसके बाद BSc के लिए जाते हैं। इसमें कंपटीशन की वजह से ना पहले ही लोग डर जाते हैं कि साइंस फील्ड है, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इससे लोग कम जाते हैं। तो हमेशा चाहते हैं कि वो ईजी फील्ड जाए, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, फिर कंपटीशन की वजह से कम हो जाते हैं। मगर आगे आप जब जाते जाओ, जितना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसमें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हैं कि आप देख लें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें यह है कि लोगों को पता भी नहीं है पहले तो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फील्ड भी है। बस वो सोचते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो ठीक है, नहीं किया तो तब भी ठीक है। उनको लगता है कि नेचुरल डिज़ास्टर है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो कोई ना होता रहता है। मगर ये नहीं सीखना चाहिए। जैसे हमने जापान से देखते हैं, जापान इतनी एडवांस कंट्री है, उन्होंने इतने सारे डिज़ास्टर आते हैं मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को एक स्टेबल बना के रखा हुआ है। ऐसे ही चाहते हैं कि हम इंडिया में भी ये सब कुछ हो और इंडिया भी इतना प्रोग्रेस करे जापान की तरह।
साइंस डे का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन खुशी मनाएं। साइंस डे का मतलब है कि जनाब हर दिन आप जो ज़िंदगी में काम करते हैं उसमें भी साइंस छुपा है और आप उस चीज़ को समझें, सेलिब्रेट करें और उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें। जो नौजवान साइंस फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, और जो जाने की सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं तो उन्हें भी हौसला बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देश को अगर आप चाहते हैं कि प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जाएं, उसको एक प्रगतिशील देश से एक विकसित देश में बदल पाएं, तो ज़रूरत है कि आप कुछ कर दिखाने का हौसला रखें। जनाब, आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।